हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी एसएफ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे जो पिछले लगभग 3-4 साल से ये केस काफ़ी विवादित रहा है। आप सब लोगों ने सुना ही होगा नीरव मोदी के बारे में। पहले विजय माल्या, फिर नीरव मोदी केस। या इसका सही में टेक्निकल नाम है पीएनबी फ्रॉड केस। कौन से बैंक को चीट किया था इसने? पीएनबी फ्रॉड केस। पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगा के ये विदेश भाग गया। विदेश का लंदन भाग गया। तो इसमें क्या हुआ था, कैसे इसने फ्रॉड किया और किसकी इसमें गलती थी? अधिकांश लोग हम में से सरकार को दोष देते हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट की गलती थी? तो इस सब बारे में हम पहले एक बार डिटेल में समझेंगे, उसके बारे में फिर हम एनालिसिस करेंगे किसकी मिस्टेक थी, क्यों ये ऐसा फ्रॉड केस हुआ और आगे से बैंकों को ऐसे फ्रॉड केस रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों, ये हम करंट जीके पढ़ते हैं इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहली खबर कि वाई इट इज इन न्यूज, ये खबर में क्यों आया था बच्चों? तो बच्चों, लास्ट वीक क्या हुआ था? लास्ट वीक आप लोगों को सबको पता होगा ये नीरव मोदी कहाँ भाग गया था यहाँ से फ्रॉड करके। जो नीरव मोदी था ये फ्रॉड करके कहाँ भाग गया था? यूके में भाग गया था। यूके या लंदन, वहां पर भाग के वहां रहने लग गया ये। तो अब भारत सरकार क्या कर रही है? इसको, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको क्या कर रही है? इंडिया में वापस लाना चाहती है। भारत क्या करना चाहती है? इसको भारत प्रत्यार्पण करना चाहती है। मतलब वहां से चाहती है भाई यूके की गवर्नमेंट इसको क्या कर दे, इंडिया को एक्सट्रेडिशन कर दे। पर इसके खिलाफ ये क्या गया, एक कोर्ट में गया और वहां की यूके की हाई कोर्ट ने क्या कहा? अब भाई ये चाहेगा कि इंडिया आना? नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो ये उसके खिलाफ है ना, हाई कोर्ट में गया और ये कहा कि भारत में मेरी जान को खतरा हो सकता है, वहां की जेलें मेरे रहने लायक नहीं है, इसलिए मुझे भारत नहीं भेजा जाए। लेकिन वहां की कोर्ट ने इस नीरव मोदी का ये जो मांग थी ना कि मुझे भारत नहीं भेजा जाए, वो खारिज कर दी। अब हो सकता है इसके खिलाफ आगे अपील कर देगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए वहां की कोर्ट ने इंडिया की पक्ष मान लिया कि हाँ, इसको इंडिया भेजा जा सकता है। तो यहां तक तो ये बात होगी कि भाई ये खबर में क्यों था। अब दूसरा जो बच्चों, ये पीएनबी फ्रॉड केस है, बेसिकली इसमें नीरव मोदी अकेला नहीं था। जोड़ी होती है ना मामा भांजे की, वो बस मामा भांजे की जोड़ी थी ये। एक तो इसमें ये था नीरव मोदी और एक था मेहुल चोकसी। आपने इसका भी नाम सुना होगा। जब भी ये पीएनबी फ्रॉड केस का नाम आता है तो दोनों का नाम आता है। ये दोनों मामा भांजे थे, मामा भांजे की जोड़ी थी इन्होंने और देश को चुना लगा दिया। अब कैसे किया, एक इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, ये दोनों की जो जोड़ी थी ना, इनकी एक फर्म थी। आप सब लोगों ने अगर काफी पहले, मतलब आज से 8-10 साल पहले इसका नाम सुना होगा। गीतांजलि जो बिजनेस था, एक तरह से गीतांजलि फर्म नाम से थी। ये गीतांजलि के क्या, मैंने तो देखा था, आपने भी किसने देखा हो, बड़े शहरों में इसके स्टोर हुआ करते थे। इस स्टोर से क्या बेचते थे? ज्वेलरी बेचते थे। जैसे बच्चों टाटा का भी आज की डेट में चल रहा है तनिष्क। इसी तनिष्क की पैटर्न पे ये गीतांजलि नाम से फर्म चलाया करते थे। कौन? नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। और क्या करते थे? तो ज्वेलरी का बिजनेस क्या करते थे, बेसिकली डायमंड ज्वेलरी बेचा करते थे। बहुत बड़ी कंपनी थी ये। काफी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, लगभग क्या छोटे शहरों तक भी इनका ये कारोबार फैला हुआ होता। गीतांजलि के नाम से शोरूम आते थे। आप में से कुछ लोगों ने शायद देखे होंगे, कई लेडीज ने तो शायद इससे हो सकता है कुछ शॉपिंग भी करी हो कभी। ये तनिष्क की पैटर्न पे था। तो क्या हुआ, इनका बड़ा बिजनेस चल रहा था। तो फिर फ्रॉड कैसे हुआ? देखो बच्चों, बिजनेस का मैं आपको एक पैटर्न बता दूं। आप में से भी कई का हो सकता है, कोई शोरूम हो, कोई शॉपकीपर हो, कोई दुकानदार हो। बिजनेस में क्या होता है बच्चों, जैसे इधर कोई सप्लायर होता है माल का, इसने माल को सप्लाई किया। ये बिजनेसमैन शॉपकीपर क्या करेगा? आप कस्टमर को बेचेगा। तो आप लोगों ने तो कभी देखा हो ना, तो कभी भी सप्लायर को बिजनेसमैन पूरा पैसा हैंड टू हैंड कैश नहीं देता। ये पहले इससे कुछ माल लेता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए। एक तरह से शॉर्ट टर्म पे क्रेडिट देता है, कुछ टाइम के लिए, भाई 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। फिर ये माल इधर कस्टमर को बेच देता है और कुछ पैसा आता है उसको यहाँ पर घुमा देता है। इसी प्रकार से बिजनेस चलता है। आपने देखा होगा बहुत कम जगह ऐसा होता होगा जहाँ पर बिजनेस बिल्कुल कैश में होता है। सप्लायर को कभी भी बिजनेसमैन सेम डे पैसा पेमेंट नहीं करता। माल आ गया, ठीक है, लिख लिया, कुछ टाइम के बाद इनका कॉल होता होगा 15 दिन का, 1 महीने के बाद, उसके बाद वो पेमेंट करता है। तब तक ये माल कुछ आगे अपना बेच देता है और इस प्रकार से इसका रोटेशन घूमता रहता है। यही बिजनेस का ट्रेंड होता है। तो इनका भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड था।
अब कैसे था मैं बताऊं पहले। जो इनकी ये गीतांजलि फर्म थी बच्चों, ये क्या काम करती थी, ये मैंने बताया सर, ये ज्वेलरी का काम करते थे बेसिकली, डायमंड का। तो ये क्या फॉरेन से क्या करते थे, फॉरेन से डायमंड इंपोर्ट करते थे और ये कस्टमर को माल बेचते थे। लेकिन क्या हुआ, अब वही मैंने बताया कंसेप्ट, फॉरेनर जो ये सप्लायर है उसको एंड टू एंड पैसा नहीं देते थे। परंतु चूंकि इंडिया में तो सप्लायर एक दूसरे को आपस में जानते हैं, इसलिए थोड़ा दिन में मान जाते हैं कि भाई 1 महीने के लिए क्रेडिट पे चल जाएगा। लेकिन फॉरेनर जो इनका सप्लायर है वो 1 महीना नहीं रुकेगा बच्चों, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहते हैं इसको। तब क्या करें, तो ऐसा कर सकते हैं कि क्या कोई बैंक गारंटी दे सकता है क्या, बैंक गारंटी देता है। ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा, गीतांजलि फर्म वाला जो जहां भी इसका बैंक अकाउंट होगा उस बैंक से कांटेक्ट करेगा, वो बोलेगा मेरा माल बिक जाएगा लगभग 1 महीने के अंदर, आप 1 महीने के लिए ना इस सप्लाई को क्या करो, गारंटी दे दो। इस गारंटी को बच्चों टेक्निकली कहते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, LOU कहते हैं। बैंक क्या करेगा, इसको सप्लायर को LOU जारी कर देगा। अगर किसी स्थिति में मान लो सपोज करो गीतांजलि फर्म वाला पैसा नहीं दे पाता है इसको सप्लायर को, तो वो क्या करेगा, वो जिस LOU को इनकेश करा लेगा ताकि उसका नुकसान नहीं होगा। फिर मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा बच्चों, क्योंकि सारा खेल क्या है इसमें LOU का है। इनकी ये फर्म थी गीतांजलि, ठीक है। सपोज करो कोई फॉरेन में कोई था, मान लो सपोज करो आप 1 मिनट के लिए मान लेते UK है, ये ब्रिटेन हो सकता है या यूरोप हो सकता है। यहां से क्या कर रहा है, डायमंड को इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। डायमंड इंपोर्ट करेगा तो इसको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन एंड टू एंड पैसा नहीं देता, क्या करेगा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए, शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए इसको कुछ टाइम के लिए, महीने भर के लिए। तो ये गीतांजलि क्या गया, इसका खाता था पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक कौन सा वाला, पंजाब नेशनल की एक ब्रांच थी मुंबई में, ब्रेडी ब्रांच, नाम था ब्रेडी ब्रांच। इस ब्रेडी ब्रांच के एम्प्लॉय से क्या करी, इसने साठगांठ करी और LOU जारी करा दी। कहां पर, ये UK या फॉरेन की ब्रांच के नाम पर। ये यहां के पंजाब नेशनल बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक आप जानते हो पूरी दुनिया में है। तो इसने ये मुंबई ब्रांच से कांटेक्ट किया और ये कहा कि आप अपने फॉरेन की ब्रांच जिससे कहो कि जो मेरा ये सप्लायर है ना उसको LOU जारी कर दो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर गीतांजलि वाला पैसा नहीं देगा इस सप्लायर को जो UK यूरोप में बैठा है, तो हम देंगे। समझ गए इसका ये मोडस ऑपरेंडी को, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या है। अब कायदे से तो कोई भी जो बैंक ब्रांच होता है ना बच्चों, वो LOU कब जारी करेगा, ऐसे कोई हवा में छोड़ के जारी कर देगा। मैं जाके कह दूं कि मेरे नाम 1 करोड़ रुपए का LOU जारी कर दो, 1 लाख डॉलर के लिए यूरोप की कोई ब्रांच के नाम पर, तो कर देगा कि नहीं करेगा। कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, कुछ ना कुछ रखते हैं भाई कि आपके यहाँ मेरा खाता है, मेरे अकाउंट में आपके पास 1 करोड़ की FD है, तो हम ठीक है 80 लाख का LOU जारी कर देंगे। तो हवा में कभी भी बैंक जारी नहीं करता। आप लोगों में से कई बिजनेसमैन होंगे, कई लोगों ने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा होगा तो समझते होंगे, बैंक OD से हवा में जारी नहीं करते, कुछ ना कुछ नीचे कोई असेट रखवाती है, कुछ ना कुछ अंडरटेकिंग रखवाती है, जिसको कोलेट्रल कहते हैं बैंक की लैंग्वेज में। कुछ ना कुछ कोलेट्रल है, कुछ ना कुछ गिरवी रखती है, तब जाके वो कुछ LOU या OD जारी करती है। तो अब फिर मैं रिपीट कर दूं, ये गीतांजलि था, ग्रुप था नीरव मोदी का और मेहुल चोकसी का। ये गए अपने मुंबई वाली ब्रांच के पास में, यहाँ PMB में इनका कॉन्टेक्ट था भाई ब्रेडी ब्रांच में। इन्होंने क्या कहा कि हमारा UK सप्लायर से माल आ रहा है डायमंड का, आप है ना LOU जारी कर दो आपकी लोकल ब्रांच के नाम पर PMB का, ताकि क्या होगा बताओ। अगर कि मैं ये गीतांजलि पेमेंट नहीं करेगा तो UK की ये ब्रांच इसको पेमेंट करेगी ये LOU के आधार पर। ये हो गया। अब बच्चों ये LOU क्या, बेसिकली फ्रॉड थी। LOU क्या थी, फ्रॉड थी। फ्रॉड कैसे थी, इसने क्या किया, कोई असेट नहीं रखे, न इनके पास अकाउंट में कोई पैसा पड़ा था ना कुछ पड़ा था, केवल फर्जी तरीके से, फेक तरीके से क्या किया, फर्जी तरीके से यहाँ के एम्प्लॉय से सेटिंग करके उन्होंने LOU जारी करवा दी इनकी ब्रांच के, जो यूरोप की पंजाब नेशनल ब्रांच के नाम पर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से क्या किया इन्होंने, जो दोनों मामा भांजे थे 2011 से लगभग 2018 तक क्या किया, ऐसा लगभग $2 बिलियन
$2 बिलियन आज की न्यूज़ में कहूँ तो मैं 16,000 या 14,000 करोड़ के आसपास, उस जमाने में 70 रुपये होता था, लगभग 16,000 करोड़ रुपए का क्या किया, फर्जी एलओयू जारी करा दी। इधर तो क्या हुआ, इन्होंने माल बेच दिया और जो पैसा आया उसको क्या किया, पैसे को इनको पहले पता था कि ये एक दिन भांडा फोड़ होना ही है, कोई चीज छिपके रहती नहीं है घोटाला, ये पैसा इन्होंने फौरन ट्रांसफर कर दिया। भाई इनके पास मैं इसको एग्जाम बताऊं, इनके पास लगभग 14,000 रुपए की 14,000 करोड़ के डायमंड आ गए। ये डायमंड इन्होंने यहाँ बेच दिए और वो पैसा कहाँ कर बेच दिया, फॉरेन ट्रांसपोर्ट कर दिया, फॉरेन में ट्रांसफर कर दिया उस पैसे को। इनको पहले से पता था, तो धीरे धीरे ये चलता रहा 2018 के आसपास देखो, इतने साल तक पंजाब नेशनल बैंक को पता ही नहीं चला कि हमारे बैंक में इस प्रकार से फ्रॉड हो रहा है। तो इनको तो पहले से डाउट था कि एक दिन ये फरार होना है। तो जो मेहुल चोकसी तो कहाँ भाग गया, जो ये कैरिबियन आइलैंड होते हैं ना बहुत सारे, एंटीगो, बारबाडोस, इनमें, तो वहां कैरिबियन आइलैंड भाग गया। और ये नीरव मोदी कहाँ भाग गया बच्चों, नीरव मोदी भाग गया यूके में। 2018 में पीएनबी को पता चला कि हमारी ब्रांच से इस प्रकार से स्कैम हो रहा है। अब बच्चों जाहिर सी बात है, जो एलओयू होता है, इन्होंने तो पैसा दिया नहीं, ये इनकी पीएनबी बैंक था, इसने क्या कर रखा था, एलओयू जारी कर रखे थे लगभग $2 बिलियन के। अब मेहुल चोकसी इन्होंने तो पैसा दिए नहीं तो भाग गए, तो ये सारा पेमेंट किसको करना पड़ा, सारा पैसा जो $2 बिलियन का बैंक को पेमेंट करना पड़ा सप्लायर को, जो डायमंड सप्लायर थे यूरोपियन कंट्री में, उनको ये पेमेंट करना पड़ा। इसलिए बैंक का क्या हुआ, इतना बड़ा लॉस हो गया इनकी वजह से। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि भाई लगभग $2 बिलियन 14,000 करोड़ के आसपास का ये घोटाला था और इस लेके भाग गया। अब इसमें गलती किसकी थी, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो 2018 में जैसे ये ओपन हुई बात, सीबीआई में इसकी क्या हुआ, एफआईआर दर्ज होगी सीबीआई ने इसकी जांच प्रारंभ कर दी। अब सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो पीएनबी की ब्रांच थी ना, पीएनबी की जो मुंबई ब्रांच थी, इसके एम्प्लॉय वहां पर जनरल डीजीएम था शायद, कोई डिप्टी जनरल मैनेजर, 2-3 असिस्टेंट मैनेजर वगैरह थे, इनको क्या किया, अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो ये तो दोषी है ये एम्प्लॉय, साथ में बैंक भी दोषी। कैसे, आपका सर्विलांस बहुत तेज नहीं था, सुपरविजन क्या था, आपकी एक ब्रांच से इतने हजारों करोड़ की एलओयू जारी हो रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा। तो ये बैंक कहीं ना कहीं बैंक की सुपरविजन की कमी थी इसमें, साथ में कहीं ना कहीं आरबीआई को भी इसमें कमी थी, आरबीआई भी इसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाया। आरबीआई को भी अपना जो सर्विलेंस सिस्टम था उसको मजबूत करना चाहिए था, इस प्रकार से तो ये घोटाला नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं, थैंक यू, जय हिंद।